इमेजिन करो आप एक आइसी माउंटेन ट्रेल पर ट्रैक कर रहे हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी। आपके पैर के नीचे क्रैक होने की आवाज आती है। आप नीचे देखते हो और आपको पत्थर या बर्फ में एक इंसान का कंकाल नजर आता है। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो और एक झील के पास जाकर रुकते हो और जैसे ही उस झील के क्रिस्टल क्लियर पानी में झांक के देखते हो, आपको दिखते हैं एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मानव कंकाल, एक लेक, एक रिमोट पहाड़ और अनेकों रहस्य। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस, जेनेटिक एक्सपर्ट्स सब कंफ्यूज हो गए जब इंडिया की ये मिस्ट्री दुनिया के सामने आई। और आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देखने वाले, आज आप उस मिस्ट्री में कदम रखने वाले हो जिसे साइंस, हिस्ट्री, रिलीजन तीनों मिलकर भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक, द स्केलेटन लेक मिस्ट्री। झील में मछली की जगह मिलते हैं नर। लेकिन थोड़ा पास जाते ही आपको दिखे कि ये झील मछलियों से नहीं बल्कि कंकालों से भरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नताशा और आज फिर लेकर आई हूं एक ऐसी मिस्ट्री जहां आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही थ्रिल आपको फील होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि रूपकुंड की कहानी शुरू तो एक लेक से होती है पर खत्म होती है ऐसे सीक्रेट्स पर जिनके जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड का एक रिमोट एरिया और वर्ल्ड की फेमस माउंटेन रेंज त्रिशूल के एज पर एक छोटी सी लेक जो लगभग 40 मीटर फैली है और सिर्फ 3 मीटर गहरी है। दूर से देखने पर ये आपको सिर्फ एक नॉर्मल पानी की झील लगेगी। पहली नजर में ये झील इतनी शांत और सुंदर लगती है कि यकीन ही नहीं होता कि इसके नीचे दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री छिपी हुई है। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है 1942 से, जब दुनिया में युद्ध चल रहा था और भारत में ब्रिटिशर्स रूल करते थे। एक दिन एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था जब उसने इस झील के पास कुछ सफेद सा चमकता हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद बर्फ है या फिर किसी जानवर की हड्डियां, लेकिन जैसे ही वो और करीब गया उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पानी के नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल देखकर उसका सीना धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये किसी युद्ध का मैदान रहा होगा। हो सकता है ये जापानीज सोल्जर्स हों जो हिमालयाज पार करके इंडिया में घुसने की कोशिश में मारे गए होंगे। उसने तुरंत ब्रिटिश कैंप में खबर भेजी। कुछ ही घंटों में ब्रिटिश ऑफिसर्स की पूरी टीम रूपकुंड की तरफ रवाना हो गई। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने झील की सच्चाई देखी, उनकी सबसे बड़ी चिंता जापानीज इन्वेजन पलक झपकते ही एक भयानक रहस्य में बदल गया। इन स्केलेटन्स में सोल्जर्स जैसी कोई बात नहीं थी। किसी के पास कोई हथियार नहीं था, यूनिफॉर्म्स नहीं थे, यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी बेहद पुराने थे, जैसे सदियों पहले के हों। और फिर आया वो डिटेल जिसने हर ऑफिसर की रूह तक हिला दी। कुछ स्केलेटन्स इतने नए लग रहे थे कि उन पर बाल और मांस चिपका हुआ था। ऑफिसर्स ने उन हड्डियों को रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए भेजा। सबकी उम्मीद थी कि ये रीसेंट होंगे, शायद 10-20 साल पुराने, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स के आते ही सभी के चेहरे पीले पड़ गए। स्केलेटन्स की एज कम से कम 500 से 800 साल बताई गई, जिसका मतलब ये था कि ना तो ये किसी जंग के सिपाही थे, ना ही कोई दुश्मन सैनिक और ना ही कोई रिसेंट में हुए बड़े हादसे के शिकार। ये मिस्ट्री सदियों पुरानी थी और इतना पुराना होने के बावजूद कुछ स्केलेटन्स का शरीर इतना सही सलामत कैसे था? शायद इस ऑल्टीट्यूड पर तापमान बेहद कम रहता है और हवा बेहद सूखी, इसी वजह से शरीर सड़ता नहीं बल्कि प्रिजर्व होकर रह जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही था, इतने सारे लोग यहाँ आए क्यों और मरे कैसे? जब साइंटिस्ट ने इस जगह को ध्यान से देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ कम से कम 600 से 800 इंसान की हड्डियां मौजूद। इतने सारे लोग इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर के इलाके में, एक ही झील के पास क्यों इकट्ठा थे और कैसे इन सब की मौत एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हुए हुई? सबके सिर पर भारी गोल घाव के निशान थे। ऐसा डैमेज जो किसी हादसे में नहीं, किसी जोरदार ऊपर से गिरने वाली चीज से होता है। इन इंजरीज में एक अजीब तरह की सिमेट्री थी, जैसे किसी ने सब पर एक साथ हमला किया हो और वो भी ऊपर से। जब एक एक्सरे निकाला गया तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए
कि किसी के हाथ पैर नहीं टूटे थे, किसी के सीने पर कोई चोट का निशान नहीं था, किसी के पैर में गिरने के निशान नहीं थे। सबकी चोट सिर्फ और सिर्फ सिर पर थी, वो भी बिल्कुल एक जैसी जगह पर, जिसका मतलब ये था कि ये मौत लड़ाई की वजह से नहीं हुई। ये लोग पहाड़ से नहीं गिरे, कोई एवलांच भी नहीं हुआ था और ना ही ये किसी जानवर के शिकार थे। ये मौतें अचानक हुई थी, एक साथ हुई थी और ऊपर से आई किसी बेहद भारी चीज ने की थी। लेकिन वो चीज क्या थी? और यही मिस्ट्री रिसर्चर्स की रातों की नींद हराम कर रही थी। रूपकुंड की कहानी धीरे धीरे दुनिया भर के रिसर्चर्स तक पहुंचने लगी, लेकिन सच तो अभी सामने आना बाकी था। यही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट अर्ली 2000 में नेशनल जियोग्राफिक की एक रिसर्च टीम को रूपकुंड की तरफ खींच लाया। उनका मिशन साफ था, इस झील के नीचे दबी सैकड़ों हड्डियों का सच दुनिया के सामने लाना। टीम रूपकुंड लेक तक पहुंची। जैसे ही धूप थोड़ी तेज हुई, पानी के नीचे सफेद चमकती हड्डियां साफ दिखाई देने लगी। उन सभी के सामने एक ही सवाल खड़ा था, आखिर इतनी बड़ी भीड़ यहाँ आई ही क्यों थी? और उससे भी बड़ा सवाल, सबकी मौत कैसे एक साथ हुई? टीम ने लेक के चारों ओर घूमकर हर एक स्केलेटन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कुछ के सिर में इतनी गहरी चोट थी कि देखकर ही लगता था कि इनकी मौत कितनी दर्दनाक रही हो। कुछ स्केलेटन्स के कपड़ों के टुकड़े आज भी लेक के तल पे वैसे के वैसे पड़े हैं। जो भी चीजें मिली वो ऐसी थी जैसे किसी यात्रा या तीर्थ से जुड़ी हुई लगती हो, जैसे कि चूड़ियां, अंगूठियां, लकड़ी की डंडियां और यहाँ तक कि छतरी जैसी चीजें। लेकिन इन सभी के बावजूद भी ये समझना मुश्किल था कि एक साथ इतने सारे लोग यहाँ कर क्या रहे थे। रूपकुंड कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ना ही कोई आसपास इसके गांव था, ना कोई मंदिर जो हजारों लोगों को इतनी ऊंचाई तक खींच लाता। और इसका जवाब नेशनल जियोग्राफिक के रिसर्चर्स को जल्दी ही मिलने वाला था। टीम ने स्केलेटन्स को ध्यान से स्टडी किया तो 3 थ्योरीज, वॉर, मास सुसाइड या एपिडेमिक, एक एक करके टूटती चली गई। अब रिसर्चर्स मुश्किल में थे। जब सब थ्योरीज फेल हो गई, रिसर्च टीम ने एक और डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। क्या इस इलाके से किसी धार्मिक यात्रा का संबंध हो सकता है? कुछ पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए और फिर पहली बार एक कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जो इस मिस्ट्री को हल कर सकती थी, लेकिन साथ ही इसे और भी डरावना बना देती थी। और ये कहानी थी नंदा देवी राजजात यात्रा की, एक बहुत ही पुरानी, कठिन और लगभग खतरनाक तीर्थ यात्रा जो लगभग 280 किलोमीटर लंबी होती है और 19 से 20 दिनों तक चलती है। ये यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है और इसका रास्ता रूपकुंड झील के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। यही नहीं, इस यात्रा में लोग परंपरा के तौर पर चूड़ियां, छतरियां और लकड़ी की छड़ी साथ लेकर चलते हैं। और ये वही चीजें थी जो लेक के पास मिली थी। यहाँ रिसर्चर्स को लगा कि शायद ये लोग किसी प्राचीन राजजात यात्रा के यात्री थे जो दुर्घटनाग्रस्त होकर यहीं मर गए। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि अब मिस्ट्री सॉल्व होने ही वाली है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट सामने आया और मिस्ट्री फिर से गहरी हो गई। तीर्थयात्री वाली कहानी यात्रा के सामान को तो एक्सप्लेन करती थी, लेकिन मौत कैसे हुई ये नहीं बताती। और ऐसी इंजरीज सिर्फ एक ही चीज से हो सकती हैं, आसमान से गिरने वाले विशाल ठोस बर्फ के गोले, हेल स्टोन्स। शायद ये नॉर्मल हेल स्टोन्स नहीं थे, ये थे बहुत ही बड़े आइस बॉल्स जिनका साइज क्रिकेट बॉल या उससे भी बड़ा हो सकता था। इतना बड़ा कि वो किसी भी इंसान के सर को एक ही वार में तोड़ दे। और फिर रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि ये लोग शायद ट्रैवल या फिर तीर्थ यात्रा पर थे। वेदर ने अचानक करवट ली होगी और आसमान से गिरे जायंट हेलस्टोन्स ने उन्हें बचने का समय भी नहीं दिया होगा। स्कल पर डीप सर्कुलर जो डेंट्स थे वो परफेक्टली मैच करते थे बहुत बड़ी आइस बॉल्स के इम्पैक्ट से। बॉडीज की पोजीशन भी यही बताती थी कि ये लोग उसी जगह गिरकर मर गए जहां खड़े थे। कई स्केलेटन्स ग्रुप में थे, जैसे सब एक साथ भागने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सबसे चिलिंग पार्ट अभी भी बाकी था। कुछ स्केलेटन्स की उम्र बाकी सबसे सैकड़ों साल अलग थी। अगर सभी एक ही तूफान में मरे होते तो उनकी उम्र भी लगभग सेम होती। यहाँ रिसर्चर्स को लगा था कि मिस्ट्री बस अब सॉल्व होने ही वाली है, एक एंशिएंट हेलस्टॉर्म ट्रेजेडी, बस इतना ही। लेकिन जब उन्होंने डीएनए और कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स खोली, फिर से
पूरी दुनिया हिल गई। कुछ बॉडीज करीब 1200 साल पुरानी थी, लेकिन शॉकिंगली कुछ स्केलेटन्स सिर्फ 150 से 200 साल पुराने निकले। मतलब ये लोग एक ही इवेंट, एक ही तूफान में नहीं मरे थे। और ये रिवील इतना वाइल्ड था कि साइंटिस्ट्स ने पहली बार अपनी ही थ्योरीज पर डाउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा था कि ये सब एक ही रीजन, एक ही संस्कृति या फिर एक ही ट्राइब के होंगे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स ने दूसरी ही कहानी सुनाई। कुछ स्केलेटन्स साउथ एशियन ओरिजिन के थे, भारत नेपाल साइड के, लेकिन कुछ बॉडीज का डीएनए मेडिटेरियन रीजन से मैच करता था, यानी कि ग्रीस, टर्की या फिर सदर्न यूरोप के लोग। ये रिजल्ट साइंस के लिए इतना अनबिलीवेबल था कि लैब ने टेस्ट्स दोबारा रिपीट कराए, लेकिन रिजल्ट सेम निकले। रूपकुंड लेक में मेडिटेरियन लोगों के स्केलेटन्स कैसे पहुंचे? और सबसे अजीब बात, लोकल एरियाज में भी किसी विदेशी ग्रुप के गायब होने की कोई रिपोर्ट या जिक्र नहीं मिला। मेडिटेरियन ग्रुप और साउथ एशियन ग्रुप की डेथ पीरियड्स भी अलग अलग थी। एक ग्रुप लगभग 9th सेंचुरी में मरा था और दूसरा ग्रुप लगभग 19th सेंचुरी में, लेकिन दोनों ग्रुप्स के स्कल इंजरीज एक जैसी, वही गहरे गोल निशान सर के ऊपर, एक ही तरह के फ्रैक्चर्स, जैसे नेचर ने अलग अलग सेंचुरीज में वही अटैक दोहराया हो। इस मिस्ट्री ने रूपकुंड को सिंपल एक्सीडेंट साइट नहीं रहने दिया। ये एक मल्टी सेंचुरी डेथ ग्राउंड बन गया था, जहां नेचर ने अपनी पावर 2 बार दिखाई। वैसे लोकल लेजेंड्स में एक कहानी बार बार सामने आती है, जिसे लोग पहले तो सिर्फ एक लोक कथा मानते थे, लेकिन अब साइंस उस कहानी के करीब पहुंचने लगी। रूपकुंड के आसपास रहने वाले गांव वालों के बीच एक कहानी सालों से सुनाई जाती है, और ये कहानी है देवी के क्रोध की। गांव वालों का मानना है कि सदियों पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप नंदा देवी की यात्रा पर था। उनके साथ डांसर्स, म्यूजिशियंस और कई लोग थे जो इस यात्रा को एक सेलिब्रेशन की तरह करना चाहते थे। रास्ते में जब वो रूपकुंड लेक के पास पहुंचे तो उन्होंने यहाँ रुककर खाना पकाया, गाना गाया और नाच गाना शुरू कर दिया। लेकिन लोकल्स ये बिलीव करते हैं कि ये जगह देवी का प्राइवेट स्थान है। यहाँ शोर, गाना बजाना या कोई भी डिसरिस्पेक्ट अलाउड नहीं है। कहानी कहती है कि देवी इससे गुस्सा हो गई और उन्होंने आसमान से बर्फ के विशाल गोले बरसाने शुरू किए, इतने बड़े और इतने भारी कि लोग तुरंत गिरकर मर गए। लेकिन जब रिसर्चर्स ने स्कल फ्रैक्चर्स के बारे में बताया, कहा कि ये इंजरीज जाइगेंटिक हेलस्टोन्स जैसी लगती हैं, तो सबका पूरा ध्यान एक बात पर चला गया। लोक कथा के अकॉर्डिंग देवी ने सिर फाड़ देने वाले बर्फ के गोलों से लोगों को मारा, और साइंस के अकॉर्डिंग स्कल्स पर वही डीप राउंड डेंट्स मिले। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद इस लोक कथा का जन्म उसी वास्तविक हादसे से हुआ था, एक ऐसा वायलेंट हेलस्टॉर्म जिसने एक पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया, और सदियों तक उसे देवी का प्रकोप कहा जाता रहा। और ये पहली बार था कि एक लोकल मिथ साइंटिफिकली मैच करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लेजेंड स्टोरी सिर्फ एक एंशिएंट ग्रुप की बात करती है, लेकिन साइंस ने प्रूफ दिया है कि 2 अलग अलग सेंचुरीज में 2 ग्रुप की डेथ हुई। तो क्या देवी 2 बार गुस्सा हुई या प्रकृति ने वही घटना दोबारा दोहराई? रूपकुंड लेक की मिस्ट्री कभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकती। साइंस ने कई सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आज भी वहीं के वहीं हैं कि मेडिटेरियन ट्रैवलर्स का ओरिजिनल पर्पस क्या था? क्या देवी के क्रोध वाली बात और आसमान से गिरते बर्फ के गोले कहीं आपस में कनेक्टेड हैं? कितने और स्केलेटन्स अभी भी आइस के नीचे दबे हुए हैं? रूपकुंड अब सिर्फ एक लेक नहीं, ये सेंचुरीज ओल्ड वार्निंग बन गया है, जो इंसान को रिस्पेक्ट, फियर और क्यूरियोसिटी साइमल्टेनियसली सिखाता है। ये जगह हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल पावर का एक परफेक्ट मिक्स है, और यही वजह है कि रूपकुंड हमेशा एक चिलिंग, अनसॉल्व्ड और एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।